लूसेंट में हिस्ट्री में क्या था बाबू? मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अशोक के बारे में। नहीं, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था कौन? अशोक। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिताजी। ठीक है, बताइएगा बिंदुसार कौन सा धर्म अपनाए थे? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे कौन? बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बताइएगा वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार या वारिसार? भद्रसार या वारिसार। बताइएगा बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? सिंहसेन। क्या? सिंहसेन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्र घात। अमित्र घात, जिसका मतलब क्या है? शत्रु विनाशक। शत्रु। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक धर्म का संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम? मुखलिपुत्र गोसाल। मुखलिपुत्र मुखलिपुत्र गोसाल। क्लियर है? वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार या वारिसार। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। अगला राजा अशोक है ना? अगला राजा बताइएगा तक्षशिला में विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा? सुसीम को। और उसके बाद अशोक को। उसके बाद अशोक को। उसके बाद अशोक को। याद है? चलिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कब राजगद्दी पर बैठा? 269 ईसापुर में। 269 बीसी में। कोई दिक्कत? अशोक की माता का नाम? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी। शुभद्रांगी माता का नाम? किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार। ग्रंथ है दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम? याद रहेगा? नेक्स्ट है, राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का। जब उत्तराधिकारी नियुक्त हो रहा था उस समय अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, राष्ट्रपति बनने के पहले कहाँ की राजपाल थी? झारखंड की। तो उसी तरह अशोक का जब उत्तराधिकारी घोषित हुआ तो उस समय वो कहाँ का राजपाल था? अवंती का। कहाँ का? कहाँ का? अशोक की माता का नाम? शुभद्रांगी है ना, माता का नाम? अशोक कहाँ का राजपाल था? कब? उत्तराधिकारी बनने के समय। उत्तराधिकारी जब नियुक्त हो रहा था उस समय का कहाँ का राजपाल था? अवंती का। बताइएगा अशोक का नाम अशोक मिलता है किस ग्रंथ में? किस लेख में? मास्की और गुजरा। मास्की और गुजरा। मास्की और दो अन्य नाम है नेतुर और उडेगोलम। उडेगोलम। नेतुर और किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और गुर्जरा। मास्की और मास्की और मास्की और मास्की और अशोक का नाम अशोक मिलता है किस लेख में? मास्की और कौन अन्य नाम क्या है? नेतुर और उडेगोलम। नेतुर और। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के इतिहास है ना मुख्यतः 3 अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक का जो इतिहास है वो मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? अभिलेख से। किससे? अभिलेख से। और इनके अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और। अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? अभिलेखों से। अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कोई दिक्कत? अब कह रहा अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? भाबरू अभिलेख। याद है ना? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है?
किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और गुर्जरा में। अन्य लेख क्या क्या है? नेतुर और उडे ओलम। किस अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताता है? बताइएगा। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? है ना, अशोक वर्धन मिलता। अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता। कहाँ? पुराणों में। पुराणों में कहाँ? पुराणों में। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक का नाम अशोक मिलता है किस लेख में? मास्की और गुर्जरा में। मास्की और अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराण में। किस में? पुराण में। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर। बार बार पूछता है कि कलिंग पर आक्रमण अशोक का कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। किस अब शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में। किस में? 13वें शिलालेख में। आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो किस शिलालेख में कलिंग पर आक्रमण बताया गया है? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, और उसके बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया। नहीं, किस शिलालेख में? किस शिलालेख में? तो कह रहा है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। उसको क्या कर लिया? जीत लिया। उसको क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक ना। किस अभिलेख में है? शिलालेख में है। किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता किस में? पुराण में। किस में? अशोक का नाम अशोक मिलता किस लेख में? मास्की और गुर्जरा। मास्की और अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है भाब्रू अभिलेख में। क्लियर है? अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय अशोक कहाँ का राजपाल थे? अवंती का। अशोक के पिता का नाम? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। किस धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम? क्लियर है? ठीक है। बिंदुसार के पिता का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जिन्होंने किस वंश की स्थापना किया? मौर्य वंश की। उनके गुरु का नाम? चाणक्य। चाणक्य के बचपन का नाम? विष्णुगुप्त। अन्य नाम? कौटिल्य। अन्य नाम? उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? राजनीति से। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म। किस धर्म को? जैन धर्म। किस धर्म को? और अंतिम समय में कहाँ बिताए? कर्नाटक के सरवनबेल। और किससे बौद्ध जैन धर्म का दीक्षा लिया? भद्रबाहु। किससे? भद्रबाहु से। याद रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत थे? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर कहाँ से आया था? यूनान से। कहाँ से? सेनापति का नाम? जल सेनापति का नाम? निर्याकस। घोड़े का नाम? बहुकेफला। है ना। किस नदी को पार नहीं किया कर पाया? सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार नहीं किया? व्यास नदी को। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध किस नदी पर? झेलम नदी पर। बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेसिस का। ठीक है। अब आते हैं अशोक में। कहाँ? अशोक में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? एकदम याद हो जाएगा एक एक सवाल, सिर्फ पढ़ते रहिए। ठीक है। जो लोग भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनको एकदम फायदा मिलेगा। सिर्फ क्या कीजिए, 2 बार 4 बार बोलिए। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में। 269 BC में, है ना। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद इनको कलिंग पर युद्ध किए? 8 वर्षों के बाद। कब? 261 BC, है ना। किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग पर विजय। कलिंग पर उसकी राजधानी क्या है? कलिंग की तौसली। तौसली को क्या किए? जीत लिए। और वहीं पर क्या हो गया? इनका हृदय परिवर्तित हो गया। कोई दिक्कत है? अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है कहाँ? अशोक का नाम अशोक मिलता है कहाँ? मास्की और गुर्जरा। मास्की और अशोक
स्वयं को मगध का सम्राट बोले? बाबरू अभिलेख में। बाबरू अभिलेख में। उनकी इतिहास को, अशोक की इतिहास को जानने के लिए किस पर हम लोग डिपेंड है? अभिलेखों पर। किस पर? अभिलेख पर। और अभिलेख कितने भागों में बटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, मिस्र का राजा है ना, इसी को टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं, पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। डियानिसियस नाम का? किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? तो कहाँ का राजा? मिस्र का राजा। कहाँ का राजा? कौन? फिलाडेल्फस। उसको अन्य नाम क्या है? टॉलमी द्वितीय। टॉलमी कहाँ भेजा? पाटलिपुत्र में। कहाँ भेजा? राजदूत का नाम क्या था? डियानिसियस। डियानिसियस। किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। किसके अनुसार? ये सब कौन है? इतिहासकार हैं। प्लिनी के अनुसार प्लिनी कहते हैं कि पाटलिपुत्र में एक राजदूत का आगमन हुआ। किसने भेजा था? फिलाडेल्फस। उसी को टॉलमी द्वितीय कहते हैं। राजदूत का नाम क्या था? डियानिसियस। कहाँ का राजा भेजा था? मिस्र का राजा। जैसे सेल्यूकस निकेटर किसको भेजे थे? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में? उसी तरह बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा गया था? डाइमेकस को। किसने भेजा था? एंटियोकस। किसने भेजा था? सीरियन नरेश एंटियोकस ने। किसको भेजा था? डाइमेकस को। किसको भेजा था? तो उसी तरह पाटलिपुत्र में प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा थे फिलाडेल्फस। उन्होंने किसको भेजा? डियानिसियस नामक राजदूत को। याद रहेगा? चलिए अगला है बौद्ध भिक्षु। क्या नाम था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया? उपगुप्त। कौन बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया? क्या नाम था? कोई दिक्कत? कहता है कि अशोक सबसे पहले किस धर्म का अनुयायी थे? यानी का प्रारंभिक धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म। आगे कह रहा कि कलहन के राजतरंगिणी। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ना कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक, राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक। कलहन किस पुस्तक के लेखक हैं? राजतरंगिणी। कोई दिक्कत? से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। किस धर्म का? मतलब शिव को पूजा करने वाला शैव धर्म, यही ना? ठीक है। आगे कह रहा है कि निग्रोध के अनुसार प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को? तो प्रारंभिक धर्म ब्राह्मण धर्म। उसके बाद कौन सा धर्म अपनाए? शैव धर्म। किसके अनुसार? कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार। कलहन के? तो कलहन ने किस पुस्तक का रचना किया? राजतरंगिणी पुस्तक का रचना किया। किस पुस्तक का? राजतरंगिणी का। कोई दिक्कत? और किसके प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया? निग्रोध को। कोई दिक्कत? किस बौद्ध भिक्षु के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया? उपगुप्त। कौन? उपगुप्त। आगे कह रहा कि अहरौरा लेख। कौन लेख? अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। जैसे राजा न था तो राजा के लिए जनता है, प्रजा है, बहुत सारा चीज़ है ना? तो उसका सबका धर्म को न देखना है, सबको बराबर धर्म में तोलना है, एक नज़र से देखना है। लेकिन अपना धर्म इनका क्या था? बौद्ध धर्म। क्या था? किस लेख में? अहरौरा लेख में दिया गया जानकारी है, घोषणा की है कि हम कौन सा धर्म पर्सनली मानते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया इनको? उपगुप्त ने। किसने दिया? उपगुप्त ने। बताइएगा अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या, अभिलेखों की संख्या 3। अभिलेखों की संख्या कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और। तो शिलालेखों की संख्या 14। शिलालेखों की संख्या 14। शिलालेखों की संख्या। पहला शिलालेख में क्या वर्णन है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई। पशु बलि की पूछेगा कि पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में किया गया है? पहला शिलालेख। अशोक के पहला शिलालेख में क्या? पशु बलि की निंदा। पशु बलि की। दूसरा में मनुष्य और पशु के लिए दोनों की चिकित्सा व्यवस्था यानी हॉस्पिटल उसका निर्माण कीजिए।
यानी पशु और मनुष्य दोनों का चिकित्सा का व्यवस्था कौन करेगा? राजा ने करवाया। किसने? अशोक ने। ऐसा कहाँ कहा गया है? दूसरे शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में। तीसरा कह रहा है, तीसरा शिलालेख क्या कह रहा है? किसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष दौरे पर निकले, क्षेत्र जो है उनका भ्रमण करें, और धार्मिक नियमों का उल्लेख भी है इसमें, धार्मिक नियमों का उल्लेख भी है। चौथा अभिलेख में क्या है? चौथा शिलालेख में है भेरी घोष के जगह धम घोष की घोषणा किया गया है। भेरी घोष के जगह, भेरी घोष की जगह इंपॉर्टेंट है। चौथा शिलालेख में क्या बोला गया है? भेरी घोष के जगह पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख में, पहला बताइएगा, मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था दूसरा शिलालेख में। किसमें? दूसरा शिलालेख में। तीसरा में क्या है? राजकीय जो भी अधिकारी है उनको आदेश दिया गया है कि अपने हर 5 साल पर जाकर दौरा कीजिए, क्षेत्र का दौरा कीजिए, है ना। और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, धार्मिक नियमों का भी। किस शिलालेख में भेरी घोष को धम घोष? पांचवा में क्या है? इसमें धर्म महामात्रों का नियुक्ति की जानकारी है। छठा में क्या है? इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म नियंत्रण मतलब जैसे अपने पर कंट्रोल करना। मन बहुत कुछ कहता है लेकिन उस पर नियंत्रण रखना, और जो नियंत्रण ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा सफल होगा, और जो नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं करेगा वो कभी भी सफल नहीं होगा। क्लियर है? जैसे बारिश हो रहा है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। बहुत लोग बारिश हो रहा है, छोड़ो पढ़ाई, क्या करना है, पकौड़ी खाओ, है ना, हो गरम गरम चाय पियो, यस और नो। और हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किस शिलालेख में भेरी घोष को धम घोष कहा गया है? पांचवा में क्या है जी? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा में क्या है? आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है ना। आगे है सातवां और आठवां। सातवां और क्या है? अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक तीर्थ यात्रा पर भी गए हैं, समझे कि नहीं। नौवां में क्या है? इसमें सच्ची भेंट सता सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, समझाने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है 10वां। क्या बोले हैं? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचिए। आज भी बोला जाता है ना कि प्रजा ही आपके लिए सब कुछ है, यानी प्रजा अगर खुश है तो आप हमेशा जीतते रहिएगा। जनता अगर खुश है, नहीं खुश है तो आप कभी भी जीत नहीं पाइएगा, है ना। तो अपने जनता को ध्यान दीजिएगा ना। तो अधिकारी को ये आदेश दिया जाता था कि जाकर अपना जनता का भलाई का काम करो, है ना। अगला क्या है? 11वां में क्या बोला गया है? इसमें धम की व्याख्या की गई। किसकी व्याख्या? तो धम की व्याख्या किस शिलालेख में? पशु बलि की निंदा। मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। भेरी घोष को धम घोष कहा गया है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा में, किसमें? छठा में धम की व्याख्या की गई है। देखिए 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? कलिंग युद्ध करा। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। पहले भी पढ़े हैं। अशोक का 13वां शिलालेख में किसका वर्णन है? बोलो। कलिंग का युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम प्रचारक भेजे थे। कौन प्रचारक? धम प्रचारक, धम प्रचारक। 14वां में क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। आप भी पूजा पाठ करते हैं तो धार्मिक जीवन बिताते हैं कि नहीं? पूजा पाठ, है ना, भूख उपवास ये सब करते हैं। तो जनता को क्या बोला अशोक ने? कि धार्मिक जीवन अपनाइए। बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया? अच्छा बताइएगा। मौर्य प्रांत था। उत्तरा पथ का राजधानी तक्षशिला। उत्तरा प्रांत की राजधानी, उत्तरा पथ की राजधानी। 13वें शिलालेख में क्या मिलता है?
कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का हृदय परिवर्तन। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा। प्रथम शिलालेख, पहला शिलालेख अशोक वर्धन किस में मिलता है? अशोक का नाम पुराणों में। किस में? अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा लेख में। क्लियर है? बताइएगा, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया? उपगुप्त से। अशोक का प्रारंभिक धर्म ब्राह्मण धर्म है ना। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार शैव धर्म अपना लिए थे। कौन? अशोक। और निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? चलिए, अहरौरा लेख में घोषणा किया गया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का, आपसे पूछेगा कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस लेख के अनुसार? अहरौरा लेख। किस लेख के अनुसार? अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के, है ना, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के, कब हुआ था राजाभिषेक? 260 और कलिंग पर युद्ध कब किए थे? 261 में। 261 BC में नहीं। अहरौरा लेख में घोषणा किया है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के कौवें वर्ष 10वें वर्ष, 10वें वर्ष कहाँ का यात्रा किया? बोध गया। 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी। याद रहेगा? अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए, किसके? आजीवक धर्म के संप्रदाय के लोगों को, जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उनको रहने के लिए इसने 4 गुफा का निर्माण करवाया। कहाँ? बराबर की गुफा। बराबर की, ठीक है, गया और पटना रूट में आपको दिखेगा। क्लियर है? गया और पटना के रूट में आपको बराबर की गुफाएं दिखेंगी। तो 4 प्रकार का गुफा का निर्माण करवाया था। कौन? अशोक ने। कौन कौन था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तुम तो सोचना मत, सोचता है, रोता है। कौन? जरा कोई मिल गया। तुमको कोई मिला है तो आओ इधर, ज्ञान प्राप्ति करो, है ना। ज्ञान ये मिल जाएगा ना तो दुनिया का सब दुख सुख अलग, तुम अलग। चलो जी, अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु कौन सी पहाड़ी पर गुफा बनाए थे? बराबर की पहाड़ियों पर 4 प्रकार का गुफा बनाए थे। कितने? 4 की संख्या में। कौन कौन? कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र कौन? दशरथ ने आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा का निर्माण करवाया। वहीं पर बगल में। कौन? नागार्जुन गुफा का, है ना। अब कहिएगा आजीवकों के लिए किस लिए? तो इनके पिताजी बिंदुसार, अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। किस धर्म संप्रदाय के मानने वाले थे? आजीवक संप्रदाय। और ऐसे भी राजा का कोई धर्म नहीं होता, वो सारा जनता को एक समान मानता है। कोई दिक्कत? तो आजीवकों के लिए अशोक ने कहाँ पर पहाड़ी पर गुफा बनवाया? बराबर की पहाड़ी पर। कौन सा गुफा? कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। याद रहेगा। और इनका पौत्र क्या नाम था? दशरथ। उसने कौन सा गुफा बनवाया? करा अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। 7वें स्तंभ लेख में क्या किया गया है? तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों की ध्यान रखने के लिए कहा गया है। महामात्र मतलब जो अधिकारी लोग रहते थे, है ना, उनको बोला गया था कि आप आजीवकों के बारे में ध्यान रखिए, सोचिए, ख्याल रखिए, इसको कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भेजा। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और पुत्री का नाम? पुत्र का नाम? पुत्री का नाम? पुत्र का नाम? पुत्री का नाम? पुत्र का नाम? पुत्री का नाम? किस धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया? किसने भेजा? किसको? अपने पुत्र और पुत्री को। किसको? ठीक है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सोच लीजिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। पुत्र का नाम और पुत्री का नाम संघमित्रा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? 84,000।
भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने करवाया? शिलालेख पर यानी शिला पर लेखन का प्रयोग, शिला मतलब पत्थर, उस पर लिखने का पहली बार परंपरा किसने शुरू करवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सा लिपि मिलता है? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, याद कर लीजिएगा। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और। अब यहीं से एक सवाल पूछेगा कि खरोष्टी लिपि कहाँ से किधर लिखा जाता है? दाईं से बाईं ओर, दाईं से। अब अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेख का खोज कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अशोक के शिलालेख का खोज कब हुआ? 1700। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? पैंथलर ने। किसने किया था? पैंथलर ने। अशोक के शिलालेख का खोज कब किया गया? 1750 में। किसने किया? पैंथलर ने। किसने किया? लेकिन इसको पढ़ा कब गया? 1837 में। 1750 में खोजा गया और उसको पढ़ा कब गया? 1800। किसने पढ़ा? किसने? शिलालेखों की संख्या कितना है? 14। ये 14 है ना? तो शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसको मिला? 1837 में जेम्स प्रिसेप को। जेम्स, बताइएगा अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया? पैंथलर ने। किसने किया? कब किया? कब किया? अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसको मिला? जेम्स प्रिसेप को। किसको मिला? किसको मिला? कब? दोनों डेटवा याद कर लीजिएगा, है ना? याद करना। 1837 में पहली बार पढ़ने में सफल हुआ किसको? अभिलेख को। अभिलेख को कौन? जेम्स प्रिसेप। और 1750 में पहला बार खोजा गया किसको? शिलालेख को। किसको? अशोक के शिलालेख। संख्या कितना है शिलालेख का? 14 गो, है ना? कब? 1750 में। किसने खोजा था? पैंथलर ने। किसने खोजा था? है ना? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। किताबों इसीलिए बोलते रख ले रहो। तो बंद काहे किया हो? किताब खोलो। तेरी के। चलो ठीक है, तो खोल ले रहो। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या? शिलालेख 14, स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7, शिलालेखों की संख्या। शिलालेख का खोज किसने किया? पैंथलर ने। कब किया? 1750 में। कब किया? और अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसको मिला? जेम्स प्रिसेप को। कब? कब? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 और केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि में। 4 लिपि पाया गया ना? कौन कौन? ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। 4 लिपि है ना? तो स्तंभ लेख की संख्या कितना है? 7। और किस लिपि में लिखा गया? केवल ब्राह्मणी लिपि में। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। जो 6 स्तंभ लेख है, 7 गो, है ना? वो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली तोपड़ा और दिल्ली मेरठ, ये 3 गो पढ़ लिया जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रयाग स्तंभ लेख, है ना? यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में। और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। याद कर लीजिएगा, है ना? प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में। कहाँ? कौशाम्बी में। और उसके बाद अकबर ने इसको कहाँ ला दिया? इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। किसको? प्रयाग स्तंभ लेख को। प्रयाग। तो पूछेगा प्रयाग स्तंभ लेख सबसे शुरुआत में कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में। और किसने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? अकबर ने। अकबर ने। किसने? अकबर ने। दिल्ली टोपरा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। कहाँ पहले स्थित था? टोपरा में, है ना? और वहाँ से दिल्ली कब लाया? किसके द्वारा लाया गया? फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तो उसमें सब आएगा, ठीक ना? तो दिल्ली टोपरा कहाँ था? टोपरा में। और वहाँ से कहाँ लाया गया? कहाँ? दिल्ली। किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा कहाँ लाया गया? दिल्ली में। याद रहेगा। एगो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का है, रामपुरवा। कौन? बहुत बार सवाल पूछता है, बिहार पुलिस में भी हो सकता पूछ दे, ठीक ना? BSSC में भी पूछ दे, बिहार का परीक्षा है। रामपुरवा। यह स्तंभ लेख कहाँ मिलता है? चंपारण।
चंपारण। कहाँ है स्थित है चंपारण? बिहार में। इसकी खोज 1872 में कौन किया था? कार्लायल ने। किसने किया था इसका खोज? कार्लायल ने। किसका? रामपुरवा का। कहाँ मिलता है? चंपारण बिहार में। चंपारण। इसका खोज कब हुआ था? किसने किया था? कार्लायल ने। लौरिया अरेराज, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिहार से रिलेटेड है। लौरिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लौरिया अरेराज कहाँ? चंपारण बिहार में। चंपारण। रामपुरवा चंपारण बिहार। चंपारण कब खोजा गया? किसने खोजा? कार्लायल ने। लौरिया अरेराज। लौरिया कहाँ है? चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। लौरिया चंपारण बिहार, तीनों चंपारण। कौन कौन? रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। चंपारण बिहार में स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। पूछेगा कि बिहार के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? तो लौरिया नंदनगढ़। लौरिया कहाँ है? चंपारण। कहाँ है? चंपारण कहाँ? रामपुरवा चंपारण बिहार। कब खोजा गया? 1872। किसने खोजा? कार्लायल ने। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार। किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? लौरिया नंदनगढ़। कोई दिक्कत? अगला है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। किस अभिलेख को? रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख। रामपुरवा कहाँ स्थित है? किसने खोजा था? कार्लायल ने। कब? लौरिया अरेराज कहाँ स्थित है? लौरिया नंदनगढ़ कहाँ स्थित है? किसका चित्र मिलता है? कौशाम्बी अभिलेख को क्या बोला जाता है? रानी का अभिलेख। आपसे पूछेगा सवाल कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। सबसे लंबा अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर है ना बलि माफ कर दिया गया था। लुम्बिनी का जो कर था उसको क्या कर दिया गया था? माफ कर दिया गया था। नहीं, और बाकी अन्य जगह भू राजस्व का दर घटाकर कितना कर दिया गया था? 1/8। यानी 8 का 1वां हिस्सा आपको टैक्स देना है सरकार को, ठीक ना। तो अशोक द्वारा भू राजस्व का दर घटाकर क्या कर दिया गया था? 1/8। कोई दिक्कत? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई। कौन? रानी का अभिलेख। तो आज यहीं तक रखते हैं है ना। लूसेंट को यहीं तक रखा जाता है और होमवर्क याद कर लीजिएगा जहाँ तक पढ़ाया गया है, कल पूछा जाएगा, ठीक ना। और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वीडियो को है ना, बार बार पूछ रहे हैं कि कहाँ पर इसका होमवर्क मिलेगा, तो आज वीडियो के अंत में हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हम उस लिंक पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। उसी पर आपको प्रतिदिन का होमवर्क मिल जाएगा। और जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि होमवर्क ऑनलाइन आप कब आते हैं? नहीं, लाइव कब आते हैं? तो लाइव की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, बहुत जल्द कोशिश में है हो जाए। कोई दिक्कत? तो होमवर्क आप लोग को प्रतिदिन कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप जाकर उसको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसी तरह से सपोर्ट प्यार बनाते रहिए और धीरे धीरे हम लोग बिहार पुलिस के बाद BSSC का भी तैयारी जम के करेंगे, ठीक ना। इस बार एकदम नौकरी पक्का लेना है, एक सीट कन्फर्म। कोई दिक्कत? याद हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। और बार बार आप लोग क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। अशोक हम लोग आधा कर लिए और कल हम लोग अशोक को पूरा कंप्लीट करके मौर्य वंश समाप्त कर देंगे। उसके बाद आएंगे कौन सा वंश? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? क्लियर है? तो आज का होमवर्क क्या है?
लूसेंट में अशोक का पूरा पढ़ के आना है, अशोक को पूरा पढ़ के आ लेंगे, यानी मौर्यवंश पूरा पढ़ के आपको आ जाना है। यही आपका आज का क्या है, हिस्ट्री में होमवर्क है। ठीक है, अगला क्या था, टेस्ट पेपर कितना दिए थे, 28 ना। यस सर। चलिए बताइएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है, स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। याद रखिएगा, आप कहाँ से जा रहे हैं, नदी से कहाँ जा रहे हैं, समुद्र में, तो समुद्र में क्या जाइएगा आप, ऊपर जाइएगा। क्या जाइए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है, बताइएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों, बोलिएगा। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है, तेज हो जाती है, वाष्पीकरण का दर तेज हो जाती है। ठीक है, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या, आकाश का नीला होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रतिध्वनि का कारण है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है बाबू, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल, ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का ध्वनि का ध्वनि का आकाश नीला प्रतीत होता है प्रकाश का परिकीर्णन के कारण, है ना, किसके कारण, समुद्र नीला प्रतीत होता है कारण आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रहेगा, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है, आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण, है ना, सिर्फ आंसर बोलेंगे आप, पीछे से दोहराइएगा, आप ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक ना। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। बताइएगा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। बताइएगा, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक रहने पर दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। बताइएगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्लियर है। बताइएगा, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक, दाब बढ़ने से क्वथनांक, दाब बढ़ने से क्वथनांक। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में। इसलिए हवाई जहाज पर यात्रा कीजिएगा तो पेन का स्याही, पेन लेकर नहीं यात्रा करना चाहिए। पेन का स्याही क्या होगा, निकल जाएगा। क्यों? वायु दाब का कमी हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। क्लियर है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया, केशिकत्व क्रिया, केशिकत्व दीपक उपक होता है ना, दिया हुआ चाहे ललटेन, उसमें देखिएगा तेलवा नीचे रहता है, बतिया नीचे से न जलता है और ऊपरे जल रहा है। किस कारण से? केशिकत्व क्रिया से। केशिकत्व। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है,
बताइएगा, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? बताइएगा, आकाश नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज रहती है। वाष्पीकरण की दर। चलिए, याद है आप लोग को? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या होते हैं? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है ना? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया, गुड, याद है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? आकाश नीला प्रतीत होता है। आकाश नीला प्रतीत होता है। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। वायुदाब। 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 प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक। दीपक में बत्ती तेल ऊपर चढ़ने पर क्या कारण है? केशिकत्व क्रिया। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र से आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं, बताइएगा, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का प्रतिध्वनि मतलब समझते हैं? आप बोलिएगा, उधर से आवाज आएगा, है ना? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रकाश का, ध्वनि का परावर्तन। याद है? चलिए अब विविध में आते हैं, लूसेंट के, है ना? दिवस में कहाँ तक दिए थे? जुलाई तक। बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। पूरा का पूरा बिहार पुलिस 1 तारीख से है ना जी? कितना का है परीक्षा? सब एकदम रेडी रहिएगा, ठीक ना? एक एक क्वेश्चन फोड़ के आना है, एक एक क्वेश्चन। बिहार पुलिस में कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर छूटना नहीं चाहिए। और थोड़ा करंट पर मेहनत कीजिए, करंट आएगा, करंट। बताइएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व विरासत दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व कैंसर दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस, राम मनोहर लोहिया जी जयंती, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। बहुत बढ़िया, याद हो गया है? देखिए, धीरे धीरे सब याद होगा।
मई में आते हैं विश्व श्रमिक दिवस, 1 मई, विश्व श्रमिक दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस, विश्व नर्स दिवस, विश्व नर्स दिवस, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, 31 विश्व तंबाकू रोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस, आतंकवाद निरोधी दिवस, आतंकवाद निरोधी दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस। ब्लड देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। हर 4-5 महीना पर आप ब्लड दे दीजिए, कम से कम साल में कितना बार? 2 बार। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ब्लड डोनेट कुछ नहीं होता है, आपको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है जी। विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस, 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 विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जून पूरा कर लेते हैं। बताइएगा, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, 23 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस पर? पीसी महानलोबिस, मेजर ध्यानचंद कहाँ से आ गए तीन हो? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, हैं? मारो मारो और इसको मारो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, अरे बाप, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर? पीसी महानलोबिस, पीसी ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। चलो अब होमवर्क में ले लीजिए, दिवस में है ना, जुलाई और अगस्त, जुलाई और स्पीडी साइंस में टेस्ट पेपर 29, टेस्ट पेपर 29। कोई दिक्कत? टेलीग्राम पर भी होमवर्क आज भेज देंगे, लिंक दे दिया जाएगा। आइए खेलकूद में रिवीजन कर लेते हैं, है ना। प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या बताइएगा। बेसबॉल, बेसबॉल, रग्बी फुटबॉल 15, रग्बी फुटबॉल 15, बेसबॉल, रग्बी फुटबॉल, पोलो, वाटर पोलो, खो खो, खो खो, कबड्डी, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, नेटबॉल 7, नेटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, बेसबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, पोलो, वाटर पोलो, खो खो, कबड्डी, जिम्नास्टिक, 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 वॉलीबॉल, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल, 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 नेटबॉल 7, नेटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट, खो खो, याद हो गया? खो खो, रग्बी फुटबॉल, पोलो, पोलो, नेटबॉल, वॉलीबॉल 6, नेटबॉल, 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 जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल